बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज तक डॉन न्यूज़ की वाह वाह होती रही, बहजा होती रही, जय जयकार होती रही, क्योंकि डॉन न्यूज़ की तरफ से प्लांटेड इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया गया था। तफसील इसकी कुछ यूँ है जो आपके सामने आ चुकी है कि सदाकत अब्बासी जिनका तल्लक पीटीआई से है, उनका डॉन के एंकर की तरफ से इंटरव्यू किया जाता है। अपनी मर्ज़ी से कहा गया कि उन्होंने इंटरव्यू कर लिया। आदिल शाहज़ेब ने ये इंटरव्यू किया और अपनी मर्ज़ी से ही वो चलाना चाहते थे, लेकिन जब इंतज़ामिया को खबर हुई तो वो इंटरव्यू रुकवा दिया गया। कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि डॉन में ऐसा प्लांटेड इंटरव्यू चल जाए। इस पर पूरे मुल्क में मीडिया में खुसूसी तौर पर बड़ी बातें होती रहीं। इनकी जुर्रत पर वाह वाह होती रही कि डॉन देखे कितना असूल पसंद है, किस तरह से वो अपने मामला चलाता है। और इसमें शक वाली भी बात नहीं है कि डॉन के एडिटर्स बड़े काबिल हैं, अहल हैं, महारत रखते हैं अपने काम में और उनकी हर मामले पर तकरीबन मुकम्मल गिरफ्त होती है। यही गिरफ्त ज़ाहिर कर रही थी कि ये इंटरव्यू नहीं चलाने दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी सारी असूल पसंदी, सारी जुर्रत, सारी दलेरी मौत की झाग की तरह बह गई, निकल गई और वो इंटरव्यू चला दिया गया। क्या प्रेशर था, क्या दबाव था, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से जो कुछ इमरान खान के हवाले से कहा गया, जो कुछ पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से कहा गया, जो बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया, वो कोई अनहोनी तो नहीं है। ऐसा वो हर शख्स करता है जिसने जेल से अपनी जान छुड़ानी हो, जिसने मुकदमा से बचना हो, जिसने घर से बाहर रहने की बजाय अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो। तो इनकी तरफ से सदाकत अब्बासी साहब की तरफ से भी ऐसा ही कुछ किया गया, कहा गया। लेकिन बात हो रही थी डॉन की, उन्होंने अगर इंटरव्यू चलाना था, जब उनकी जय जयकार हो रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि डॉन ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, तो ये अप्रिसिएशन लेने के लिए डॉन वाले कई दिन तक खामोश रहे। क्या उन्होंने ये इंटरव्यू वाकई चलाना था, एक दो रोज़ के बाद चलाना था, किसी शेड्यूल और प्रोग्राम के मुताबिक चलाना था, इसलिए थोड़ा सा डिले किया गया। अगर ऐसा ही था तो फिर उस वक्त बता दिया जाता कि चंद रोज़ में ये इंटरव्यू नशर कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त जब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, जब उनकी जुर्रत की बातें कर रहे थे, तो उस वक्त जहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को अदालत की तरफ से तलब किया गया है 28 नवंबर को। उनकी उस वक्त तलबी है जब उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर के तौर पर रिटायरमेंट ली थी। उससे एक दिन पहले, साल पूरा नहीं हुआ, जनरल साहब को अदालत में तलब किया गया है। क्यों तलब किया गया है? फैज़ हमीद को भी तलब किया गया है, जनरल बाजवा को भी तलब किया गया है। इसलिए तलब किया गया है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत को ख़त्म हुए अभी 2 साल नहीं हुए। इसी दौरान उन्होंने, बल्कि 1-2 महीने भी नहीं हुए थे कि जनरल बाजवा साहब की तरफ से अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया जाने लगा। उन्होंने जावेद चौधरी साहब से बात की, शाहिद मेतला से बात की। इन दोनों की तरफ से बड़ा नमक मसाला लगाकर जनरल बाजवा की बातों को शाया किया गया, नशर किया गया। ये वही गुफ्तगू है जिसमें जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब केक चाय में डुबो कर खा रहे थे, उनकी सादगी बयान कर रहे हैं। और बहुत कुछ कहा कि वो इमरान खान के हवाले से क्या सोचते थे, नवाज शरीफ के हवाले से उनकी क्या राय थी, क्या फलां क्या था, फलां क्या था। उनकी तरफ से शायद ऐसा कुछ कहा गया जैसा कि दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि 2 साल कबल ऐसी वो बातें नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा की तरफ से बाकायदा इंटरव्यू नहीं दिया गया। उन्होंने जो गुफ्तगू की, इनकी तरफ से यही जाहिर किया कि जनरल बाजवा ने ये इंटरव्यू दिया है। इन 2 का नाम भी आ गया, जावेद चौधरी का और शाहिद मेतला का। लगता है कि मंसूर अली खान, वो भी जनरल बाजवा की एक मौके पर नुमाइंदगी करते हुए नजर आए थे। जनरल बाजवा के ज़राए ने मुझे ये कहा है, मुझे ये कहा, मुझे ये कहा है। मंसूर अली खान भी हो सकता है कि आइंदा चंद रोज़ में इसी लपेटे में आ जाएं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आखिरकार जस्टिस आमर साहब की तरफ से ऐसी जसारत कैसे कर ली गई, 2 जनरलों को तलब कर लिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा हुआ है जहाँ पे जस्टिस साहब की जसारत की बात है। उन्होंने ये जसारत कैसे कर ली? क्या उन्होंने सारा कुछ अपने तौर पर किया, कानून के मुताबिक किया, या उन पर किसी किस्म का प्रेशर था? यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नजर आता है कि पसे पर्दा कोई कुव्वत कार फरमा है। कौन सी कुव्वत कार फरमा हो सकती है? वही कुव्वत जो फैज़ हमीद को फिक्स करना चाहती है, जैसे इमरान खान को फिक्स किया गया था। तो वो कुव्वत कौन सी है? वही कुव्वत कार फरमा रही तो इमरान खान फिक्स हो गए और फिक्स हो रहे हैं। इसी तरीके से फैज़ हमीद को भी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। फैज़ हमीद के सबसे खिलाफ कौन है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो क्या इस सारे मामले के पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं? कई जजों की तरफ से
मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चाहती हैं वो कर दिया जाता है, तो क्या ये मामला भी वही है? जनरल बाजवा का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है और ये बंदा जो मामला अदालत में लेके गया है उसकी तरफ से कहा गया है कि रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर ये कोई सियासी बात नहीं कर सकते। अगर कोई बातें की हैं, सियासी बातें की हैं तो जनरल बाजवा साहब की तरफ से की गई हैं। जनरल फैज़ हमीद की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उन्होंने सिर्फ एक मौके पर एक बयान दिया था। मरियम नवाज शरीफ साहब जब उनके ऊपर चढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि DGIS अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ एक प्लान के तहत आर्मी चीफ के अहकामात के तहत ही होता है। सिर्फ उनका एक ये बयान था। इसको सियासी किस तरह से करार दिया जा सकता है? बहरहाल जनरल बाजवा साहब की तरफ से सियासी मामलात में उस वक्त की मुदाखलत की गई जब वो आर्मी चीफ थे, और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जाते रहे, लेकिन बराह रास्त उन्होंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस केस में कितनी ज़्यादा शिद्दत हो सकती है। बहरहाल अगर आपने जनरल फैज़ हमीद को लपेटे में लाना है तो फिर ये सारा कुछ जनरल बाजवा को सामने रखते हुए असल में टारगेट फिर जनरल फैज़ हमीद हैं। फैज़ हमीद को फिक्स करना है, और कौन लोग फिक्स करवाना चाहते हैं वो हमने बात कर दी है। देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का क्या बनता है, उनके साथ क्या सलूक होता है, उनको कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो आर्टिकल 6 लगाने के लिए भी, इन पर भी और जनरल बाजवा पर मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तैयार नजर आते हैं। अब देखते हैं कि ये केस करवट बैठता है। उधर काजी फैसल साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। आज भी इस केस की समाअत है। उसी तरह से 15 रुकनी बेंच आज भी बैठा हुआ है। आज शायद ये बेंच फैसला करके उठे। काजी फैसल साहब किस तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कभी इस वकील को पढ़ जाते हैं, कभी उस वकील को पढ़ जाते हैं, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या कह देते हैं, धमकियां देते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं। ना सिर्फ वकला से बल्कि सहाफ़ियों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। उनको भी काजी फैसल साहब की तरफ से डिक्टेशन देने की कोशिश की गई है, लेकिन सहाफ़ी काजी फैसल साहब के किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने जो कुछ कहना था काजी फैसल साहब से कहा, और उन्होंने ये तक भी कहा कि काजी फैसल साहब आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आपकी भी कोई हदूद व क़यूद हैं, इस हद तक आप हमें पाबंद कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। और सुना है कि ये बात क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तरफ से की गई है, जो काजी फैसल साहब के बड़े ही मोतमिद रहे हैं। काजी फैसल साहब ने अपना कोई लेटर लीक करना होता था तो इन्हीं के ज़रिए किया जाता था, लेकिन आज काजी फैसल साहब उस मनसब पर बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए दूसरे लोग फिर कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं। और काजी फैसल साहब इस केस को लेकर क्या फैसला करने जा रहे हैं? काजी फैसल साहब इस केस के हवाले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं कि फैसला उनकी तरफ से क्या आ सकता है। काजी फैसल साहब ने अपने रिमार्क्स में फरमाया है, पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो काजी फैसल साहब उसके लिए आइन मौजूद है, उसके लिए कानून मौजूद है। अगर पार्लियामेंट बहुत अच्छा करना चाहती है लेकिन कानून को वायलेट किया जाता है, आइन पर नहीं चला जाता, उसको आप किस तरह से उसके बहुत अच्छे किए को इंडोर्स कर सकते हैं? काजी फैसल साहब ये फैसला इम्पोर्टेड हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक करना चाहते हैं, यही नज़र आ रहा है। वो अपने इख्तियारात छोड़ना चाहते हैं बतौर चीफ जस्टिस। उनको फिर इस केस को आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अपने इख्तियारात वैसे छोड़ दें। काजी फैसल साहब ने 1 साल के लिए, बल्कि वो मुद्दत भी कम हो गई है, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रहना है। उसके बाद जितने चीफ जस्टिस साहबान आएंगे उनके इख्तियारात पर कदगन क्यों लगाना चाहते हैं काजी फैसल साहब? और फिर मियां नवाज शरीफ को इस केस से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ को अपील का हक मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाकी मामला तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से ये कानून बना होगा उसके बाद से फिर किसी को अपील का हक दिया जा सकेगा। मियां नवाज शरीफ साहब उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो फिर इतनी ज़्यादा बसात बिछाने की ज़रूरत ही क्या थी, ये मेला सजाने की, ये सारा कुछ आखिरकार फिर क्यों किया गया? अगर मियां नवाज शरीफ को और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन को कोई रिलीफ नहीं मिला तो नाज़रीन नज़र यूँ आ रहा है कि ये फ़ैसला उड़ जाएगा। जिस तरह से उमर अता बंदियाल साहब इस फैसले को ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने इस फैसले पर स्टे आर्डर दे दिया था। काजी फैसल साहब की तरफ से भी स्टे आर्डर को ख़त्म नहीं किया गया। वो फैसला इम्पोर्टेड हुकूमत के मुताबिक जैसा वो चाहती थी उसी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि ये फैसला उड़ जाएगा, उस तरीके से नहीं होगा। साथ के मुकाबले में 8 जज साहिबान इस फैसले को
اڑا کر رکھ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ 9 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت سے یہ فیصلہ اڑ جائے. جب جسٹس عمر بندیال موجود تھے اس وقت کہا جاتا تھا کہ 8 جج صاحبان ایک طرف ہیں. عمر بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ 8 جج صاحبان جس طرف تھے ان کی تعداد 7 رہ گئی. لیکن مسرت ہلالی صاحبہ جس طرح سے باتیں کر رہی ہیں، جس طرح سے ریمارک دے رہی ہیں، جو ان کا مائنڈ سیٹ سامنے آیا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اڑانے والے ججوں میں شامل ہوگی. اور ضروری نہیں ہے کہ باقی جو 7 جج صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے بھی جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ متفق ہوں. گویا یہ فیصلہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بادِ نظر میں، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے جج صاحبان متفقہ رائے دے دیں، لیکن امکان زیادہ اسی کا ہے کہ یہ فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر اڑ جائے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.